साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन साउंड का और भी कुछ इफेक्ट है जिसके बारे में शायद हम लोगों को नहीं पता। तो कुछ साइंटिस्टों ने इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड दे वांटेड टू शो कि साउंड मैनिफेस्ट हो सकता है। मतलब साउंड से हम लोग आकार दे सकते हैं और वाटर के ऊपर में जो इफेक्ट दिखाई पड़ता है और लाइट अगर फेंकते हैं दूसरे तरफ से तो उससे एक मैनिफेस्टेशन दिखाई पड़ सकता है। मतलब कि साउंड से यू कैन प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ शेप्स, 3D शेप्स, और वो साइमास्कोप इंस्ट्रूमेंट से वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये छोटा सा क्लिप देखिए, इससे शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे कि साउंड का भी इतना शक्ति हो सकता है। New instrument called the cymoscope. It converts sound into three-dimensional geometric images in water. What's happening is the sound is actually compressing water molecules under the surface and actually creating a kind of lensing effect to allow light to bounce off those subsurface structures. So here you see that there's a pattern forming in the center. If I put my finger in, you can see what happens, that it actually disturbs the pattern completely. The pattern's now gone, it's gone into chaos. If I take my finger out again and leave it for a second or two to restabilize, you can see that the pattern starts to come back again. So it's really interesting, isn't it? Here we have the beautiful song of a humpback whale. Some of this geometry that we're seeing is just exquisitely beautiful. When we look at some of the other cymoscope images, we are seeing so many forms that resemble early life forms in the ocean. The cymoscope may someday help us determine whether this is just a fascinating coincidence or new evolutionary biology. इन 2002 साल में एक दोनों इजरायली साइंटिस्ट डिस्कवर किए कि हम लोग का जो पिनियल ग्लैंड है, तो पिनियल ग्लैंड में दो ठो छोटा छोटा क्रिस्टल है जिसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोला जाता है। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसका बिहेवियर है कि अगर आप इसमें प्रेशर देंगे या फिर साउंड भी देंगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। तो पिनियल ग्लैंड हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का ब्रेन में रहता है। तो व्हेन वी हियर सम साउंड, तो जब साउंड हम लोग सुनते हैं तो पिनियल ग्लैंड में चार्ज रिलीज होता है और ये चार्ज रिलीज होने के वजह से हम लोग को लेकिन एक ऑरा, जिसको बोलते हैं ना कि ये बाहर एक ब्लू कलर का ऑरा दिखाई पड़ता है, तो वो लेकिन हो सकता है, इसमें हम लोग श्योरली तो नहीं बोल सकते, लेकिन पिनियल ग्लैंड जो है वो लेकिन एक्साइटेड होता है साउंड सुनने से, या साउंड अगर आप कोई हम लोग तैयार करते हैं अपना मुंह से तो ये होता है। In 2002, Israeli researchers made an astounding discovery. They discovered that there's two types of crystals on and in the pineal gland, and that these crystals actually are tuners or resonators that have stimulated by sound. These crystals have the piezoelectric effect. They release a positive charge. And this is quite amazing because meditators or people who have ever had an experience where they see a flash of blue light, for example, have experienced the pineal gland under a positive charge, because we now know that the sound waves are converted by the pineal gland into blue light. तीसरी बात देखिए, मुझे एक स्टडी में मिला कि तिब्बतियन कुछ मॉन्क्स थे, वो साउंड को यूज करके स्टोन को लेविटेट कर रहे थे 250 मीटर तक, काफी हेवी स्टोन था। तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्टर ब्रूस बोल के एक आदमी को वहां पे ले गया था, वो गए थे मतलब वहां पे। तो ही वॉज एक्चुअली, एक मॉन्क का तबीयत खराब था तो इसलिए उनको देखने के लिए गए थे।
but he found that they are levitating that stone with the help of sound. तो उन्होंने बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा था, जिसको हम लोग वो लंबे तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें फूंक दिया जाता है तो बहुत जोर से साउंड निकलता है. जोर से नहीं बोलूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है. फ्रीक्वेंसी लो होता है लेकिन एम्पलीट्यूड हाई होता है. तो इस तरह का, और उसको काफी मतलब टेक्नोलॉजिकली रखा गया था कि कैसे उसको रखा जाए सभी इंस्ट्रूमेंट को, और साथ में चैंटिंग भी हो रहा था. और वो पत्थर लेकिन देखते ही देखते 250 मीटर हाइट में चढ़ गया. और उसका जो प्रत्यक्ष साक्षी जो थे वो आदमी डॉक्टर बूस, तो उन्होंने लेकिन उसको एक रिटन फॉर्मेट में उसको लिखा. लेकिन वो किताब उतना मतलब किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन खैर मैं उसको जुगाड़ किया हूं, और उससे जो निष्कर्ष निकल के आता है कि दिस कैन बी डन बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑल्सो. आप वही नतीजे में पहुंचेंगे, सेम चीज कर पाएंगे, लेकिन ये साउंड से ये चीज किया जा सकता है. तो मैं लेकिन ये नहीं मानता कि जो तिब्बतियन मॉन्क्स लोग जो यूज कर रहे थे, दैट वाज यूज्ड इन आवर एंशिएंट टाइम्स. शायद इससे भी हाई टेक्नोलॉजी था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी गिरते गिरते अभी ये स्टेज में आ गया कि साउंड करके सामहाउ पत्थर को लिफ्ट किया जा रहा है. लेकिन मेरा मानना तो ये है कि साउंड से और भी मतलब सोफिस्टिकेटेड वे से हम लोग पत्थर को लिफ्ट कर सकते हैं. और पत्थर के ऊपर जो खुदाई भी है वो भी लेकिन साउंड टेक्नोलॉजी से ही किया जा सकता है. साउंड टेक्नोलॉजी से ये अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर प्रूव होगा आने वाला दिनों में. Then to Jarl's complete astonishment, the block in the center of the bowl stone wobbled suddenly. He saw the monks slowly tilt their trumpets and drums upward, and as they did so, the block rose with them as if lifted by invisible hands. The sound never faltered. The heavy block sped up as it followed an arced trajectory towards the cave mouth 250 meters up the cliff. When it reached the edge, the sound was cut off and it crashed down in a spray of dust and gravel. The yak-driven sled then dragged another stone to the bowl stone. Jarl discovered that the monks could raise 5 stones in an hour's time using this technique. Occasionally, a block would shatter when it was dropped on the ledge, but the pieces were simply pushed over the side by the monks at the cave mouth. This is where resonance comes in. Now we know that resonance allows us to create a standing wave into which we can continuously add energy into a system at a much faster rate than it can be fully dissipated. The harmonic relations that author Bruce Cathy points out here in the analysis of the Tibetan levitation article strongly implies that the Tibetan monks were doing exactly this. And these harmonic relations would be why the measurements and positioning of the people, instruments, and the stones themselves needed to be so precise. Since these relations were predetermined, then it can be deduced that the monks likely gathered this information through both experiment and calculations over some time. In mind that using mathematical equations for energy and motion, we accomplish this very same thing, being able to predict the flight trajectory of projectiles as well as how far they would travel based on the available energy and their mass. It appears that the monks were doing this very same thing, but just in a different way, as the stones were essentially massive, slow-moving projectiles, moving in the typical parabolic arc. जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उनका मानना लेकिन है कि जो भी आपका क्वांटम फेनोमेना है उसको वो मैथमेटिकली तो एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको वो बयान नहीं कर पाते हैं कि कैसे ये हो रहा है, मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है. तो ये मैनिफेस्टेशन के पीछे वो लोग भी मानते हैं कि समथिंग लाइक स्ट्रिंग्स का हाथ होगा जो वाइब्रेट करता है. दैट मीन्स वाइब्रेशन का एक रोल है, वो ये मानते हैं. लेकिन अगर वो मैथमेटिकल फॉर्मूले में उसको दिखाने का कोशिश करेंगे तो उसमें तो वो फेल हो जाएंगे. इसका कारण बहुत सिंपल है
क्योंकि साउंड से आपका दो तरीके का चेंज होता है। एक एनवायरमेंटल चेंज तो होता ही है, जिसको हम लोग पॉजिटिव वाइब नेगेटिव वाइब बोलते हैं, वो भी होता है। और साथ में ये वाइब्रेशन लेकिन इमोशन से ये जुड़ा हुआ चीज है। दैट मीन्स यू कैनॉट मेक सम इक्वेशन आउट ऑफ दिस। इसका ये इक्वेशन है, सो दैट्स वाई स्ट्रिंग थ्योरी भी लेकिन फेल हुआ है। अब देखिए स्ट्रिंग थ्योरी जो बनाया गया था 1970 के आसपास, तो उसको फिर मॉडिफाई किया गया। तो ये छोटा सा क्लिप देखिए, दिस इज ऑन स्ट्रिंग थ्योरी। Imagine I have a beautiful tree that's filled with oranges. And I ask myself, what is the orange made of? How do I answer that question? Well, I want to look deeply inside the orange, so I magnify it. And I magnify it again. And if I keep on doing it, deep inside, sooner or later, I begin to see molecules come into view. But molecules are not the end of the story, because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. Atoms are not the end of the story too, because we have electrons zooming around the nucleus. Deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, we see the nucleus. So if I grab that and magnify it, I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. So a quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. A neutrino, nothing but a string vibrating in a different pattern still. So, और अभी ये देखिए कि स्ट्रिंग थ्योरी किस तरीके से ये प्रूव नहीं कर पा रहा है कि ग्रेविटेशन जो होता है उसको, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप मान रहे हैं कि वो स्ट्रिंग है, वो वाइब्रेट करता है, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल को आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको लेकिन बहुत तरह का स्ट्रिंग पकड़ना पड़ेगा। मतलब सभी तरह का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए आपका लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी आपका छोटा पड़ जाएगा। तो इसमें जो बोसोनिक थ्योरी है उसके हिसाब से आपको 27 डायमेंशन ऑलरेडी मानना पड़ेगा। तो इसलिए एम थ्योरी आया है। तो ये एम थ्योरी क्या मानता है कि अभी तक 11 डायमेंशन को ही ये फिक्स रखा है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि आप ग्रेविटेशन को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड इट इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तो बिल्कुल नहीं है, नहीं बना है ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप ह्यूमन इमोशन को, आप सिर्फ ह्यूमन इमोशन नहीं, ये यूनिवर्स भी जो है, दिस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। You have probably heard of string theory, an attractive development in theoretical physics which has run wild through the scientific community and media alike. It has seen so much attention due to its incredible answers to deep questions of fundamental physics, to the extent that some consider it a candidate for a theory of everything. String theory itself is not exactly a theory, but more a type of theory called a theoretical framework, through which there are multiple different versions of the same base principle. String theory's base principle is that all the points of particle physics, like leptons or quarks, are replaced by one-dimensional strings, which are on the scale of the Planck length, and are either open or closed. These strings vibrate, and the way they vibrate determines which particle they look like at a larger scale. But for the maths to support various string theories, we need more dimensions.
At the moment, we are very happy with our 3 spatial and 1 time dimension, but string theorists imagine that there could be many more. Bosonic string theory, for instance, theorizes that there are 27, yes, 27 different dimensions to our universe. The reason that we don't notice these extra dimensions is because they're curled up incredibly. M theory could be defined as a proposal for a unified quantum theory of the fundamental constituents and forces of nature, which contains within it the 5 superstring theories and supergravity. It has since been considered the best candidate we have for a theory of everything by the likes of Stephen Hawking and Michio Kaku. But the M in M theory might as well stand for mystery or miracle, because no one really knows very much about M theory at all, even its name. M theory could be a single theory or a network of different theories. In either case, we are already aware of some of its base principles. Firstly, M theory is 11-dimensional, and it contains not just one-dimensional strings, but other fundamental objects with a range of different dimensions, called p-branes, where p runs from 0 to 9. This includes 0-dimensional points, membranes, which are 2-dimensional sheets, 3-dimensional blobs, 4-dimensional hyperblobs, and so forth up to 9 branes, which are pretty difficult to imagine. The 11 dimensions of M theory contain our familiar 3 macro dimensions and time dimension, but what about the remaining 7 tiny dimensions? These extra dimensions must be either curled up or at right angles somehow, otherwise they would cease to be tiny dimensions, and the maths of M theory restricts the number of ways the internal space can be shaped as such. We know that the shape of internal space directly affects the values of physical constants, such as the charge of the proton, and the way elementary particles interact. In this way, the shape of internal space determines the laws of nature less fundamental than those of M theory, like the laws of chemistry. We can say, therefore, that whilst our universe has a certain way of shaping hyperspace and so certain laws of nature, the laws of M theory allow for other universes with different ways of shaping hyperspace, and so vastly different laws of nature. How different? 10 to the 500 different, according to M theory's mathematics. This means that M theory allows for 10 to the 500 different universes, and 10 to the 500 is a very large number. This multiverse possibility is just another way M theory has caught the attention of so many. But is M theory the grand unified theory we have been looking for? For that, we will have to wait and see. But should it be confirmed by observational evidence, we will have made huge progress in understanding our universe. कॉन्शसनेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन, ऐसा चीज नहीं है, या कॉन्शसनेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर, ये बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि ये आरविन स्क्रोडिंगर जहां पर भी जाते थे वो ये बात बोल के अपना जो लेक्चर है उसको खत्म करते थे कि ब्राह्मण इक्वल टू आत्मन। वो वेस्टर्न है, तो वो वेस्टर्न उनका दिमाग में जितना घुसा वो ये चीज बताते थे कि ब्राह्मण इक्वल टू आत्मन। लेकिन ये भी 100% करेक्ट है, ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कुछ हद तक तो करेक्ट है। लेकिन अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर देना चाहेंगे तो ये कभी भी सफल नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल के लिए मैं देखिए यहाँ पे कुछ म्यूजिक जो है वो मैं यहाँ पे अरेंज किया हूँ विदाउट एनी विजुअल इफेक्ट। अब इसको मैं आपको अनुग्रह करूंगा कि आप इसको सुनिए, एक हेडफोन लगा के सुनिए, और सुनने के बाद आप फिर विचार कीजिए कि आपका इमोशन में किस तरह का चेंज आ रहा है। तो कभी आप देखिए इसमें कभी आपको सैड लगता है, कभी आपको एक डर का फीलिंग होता है, कभी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है या नहीं? अगर नहीं पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पड़ता है तो इसका मतलब तो मानना पड़ेगा कि साउंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट तरीके का जो वाइब्रेशन है ये, लेकिन हम लोग का मन में उतार चढ़ाव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का वाइब्रेशन करने का हिम्मत रखता है। ये आपको मानना पड़ेगा।
जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भृङ्कृत नूपुर सिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रुत रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां ढमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानबोधज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम्
वेदान्त सिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिबध्दु भूतकर्तरी ॐ नमः शिवाय। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए जो मंत्र शक्ति होता है, मंत्र शक्ति लेकिन अलग चीज होता है। मंत्र शक्ति इज नॉट मियरली साउंड, ये सिर्फ साउंड नहीं है या फिर कोई म्यूजिक नहीं है। मंत्र तो वो होता है जो गुरु से आपको प्राप्त होता है, और मंत्र का एक डेटी होता है, एक देवता होता है, और आपको उस मंत्र को सिद्ध करना होता है। अब वो मंत्र सिद्धि किस तरह से होता है, इसके लिए आपको उस मंत्र का जप सिर्फ करना पड़ेगा, यही नहीं, ये जप आपका ऐसा होना चाहिए, मंत्र का जप, जैसे मान लीजिए कि यू हैव टू फील दैट डेटी, आपके अंदर में वो डेटी आ जाना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि वो जो मंत्र है वो आप बन जाना चाहिए, एंड यू विल बिकम मंत्र। आप जब वो मंत्र बन जाएंगे तो उस समय आपको उस मंत्र का इफेक्ट जो है वो दिखाई पड़ेगा। अपने चारों पास ऐसे बहुत सारा चीज है जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ऐसा चीज कुछ होता ही नहीं है, ऐसा डेटी कैसे हो सकता है इस तरह का। लेकिन ये सब है, इनविजिबल है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम लोगों के लिए इनविजिबल है। लेकिन अगर आप ये मंत्र को ठीक से आप करेंगे तो बाद में आपको ये करना नहीं पड़ेगा। ये मंत्र के साथ साथ आप हंसने भी लगेंगे, आप रोने भी लगेंगे। यू विल फील दैट डेटी इनसाइड यू, उनका जो प्रेजेंस है वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उस समय वो मंत्र को जब आप बोलेंगे तो यू मे लाफ, यू मे क्राई, एंड उस समय आपके अंदर में जो फीलिंग्स आएगा वो एक्सपीरियंशियल है ये। लेकिन मैं आपको बोल के नहीं बता सकता कि ये पावर है मंत्र का। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, इसको सुनिए और देखिए जो ये मंत्र को बोल रहे हैं, ही इज टोटली इन्वॉल्व्ड इन दिस मंत्र एंड द डेटी। तो इसको सुनने के बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि मंत्र का शक्ति होता है या नहीं होता है। चलिए बाद में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। शीशासूरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाली नमस्तुते इनस्ति दैत्यकेदांसि स्वनेनापूर्ययाजगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो मनस्सुतानिव असुराश्रिग्वथा यच्चितस्ते करज्ज्वलः शूहाय खड्गो भवतु जर्णिके वाङ्नथा वयम् भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् तदनन्तयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिः कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीप स्वाद्येषु वाक्येषु च का प्रधन्या ममत्तगत्ते अतीमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांसि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र धावानलो यत्र तगाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव चेत्य पापानि सर्वजगताञ्च शमनयासु उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतालम् प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैयज्ञवासिनामित्ये लोक
लोकानां वरदा